यादें तेरी तेरा ही ख्याल रहे, दर्द सताए बुरा हाल रहे, मीठी मीठी ठंडी ठंडी आहें भरूं, बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको न्यायपालिका में संगठन के बारे में बता दिया हुआ था दोस्तों कि न्यायपालिका की आकृति कैसी है। तो शंकु की आकृति की, जिसमें से दोस्तों मैंने कल आपको बताया हुआ था कि शंकु की आकृति का सबसे ऊपर जो संस्था होती है दोस्तों, वो आपकी सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय दोस्तों, फिर मुंसिफ न्यायालय, फिर दोस्तों आपकी क्या न्याय पंचायत। आज की दोस्तों जो क्लास होगी सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक दोस्तों, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से 147 तक रहेगी। ठीक दोस्तों, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कई सारी बिंदुओं को लेकर, मुख्य न्यायाधीशों को लेकर। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मैं डेली बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करिए और आपके कमेंट के तुरंत आंसर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि आपका और आपका परिवार खुशियों से भरा रहे। और आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग बने रहिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक शुरू करते हैं एक खूबसूरत शायरी के साथ आज की क्लास। कि हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। हवा लहरों को तूफान बना देती है और मौत इंसान को बेजान बना देती है। रास्ते पर पड़े पत्थर को पत्थर ना समझो, इंसान की चाहत उसे भगवान बना देती है। शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए हेडिंग पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट, ठीक, आर्टिकल 124 से 147 तक। तो दोस्तों अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? SC दोस्तों मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन, इसके बाद बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है ना, न्यायाधीशों की सेवा, ठीक, शर्तें निश्चित करने का अधिकार दोस्तों किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है, ठीक है ना। वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34 है, ठीक। तो अनुच्छेद दोस्तों जो 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन के बारे में प्रावधान है। और साथ में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों के वेतन, सेवा शर्तें, ये सभी के सभी निश्चित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, संसद के पास है। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 34 है। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए दोस्तों, नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 124(2), यानी 124 आप इसे खा भी कह सकते हो, 124(2), 124 खा भी कह सकते हो। तो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ये लिखना, क्योंकि नियुक्ति 124(2) और 124(3) में योग्यताएं, ठीक। तो ये दोस्तों ऊपर नीचे हो गया था, इस कारण से मैंने यहाँ के बाद आपको नियुक्ति बताई हुई है, ठीक। तो यानी नियुक्ति 124(2) आर्टिकल में है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद दोस्तों योग्यताएं के लेकर बात करें तो 124(3) में योग्यताएं के वर्णन किया गया आर्टिकल 124(3) में। पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक हो दोस्तों, सभी में कॉमन रहता है, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट SC लिखा हुआ है। SC मतलब दोस्तों हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। HC का मतलब दोस्तों हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। इसके बाद हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक दोस्तों क्या अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है ना। हाई कोर्ट में देखो 5 वर्ष तक न्यायाधीश, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार क्या अधिवक्ता रह चुका हो, या
राष्ट्रपति की नजर में कानून विशेषज्ञ हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जिससे राष्ट्रपति को लगता है इसे कानून की बहुत अच्छे से जानकारी है और सभी चीजों में निपुण और बेस्ट जानकारी है, तो राष्ट्रपति ऐसे भी व्यक्ति को क्या मुख्य न्यायाधीश डायरेक्ट बना सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कानून में अच्छी उसकी पकड़ है, विशेषज्ञ है, तो राष्ट्रपति की इनको क्या मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ये था आपका तो अनुच्छेद 124 में स्थापना एवं गठन की बात, और इनके जो न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, सेवा शर्तें हैं दोस्तों, कौन संसद निर्धारित करता है। अनुच्छेद 102 में बात करें तो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अनुच्छेद 124(3) में बात करें, वह योग्यताओं के बारे में दोस्तों बताया गया हुआ है। पहला पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नजर में क्या दोस्तों कानून विशेषज्ञ हो, कानून विशेषज्ञ हो। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों ये जो आर्टिकल 124(3) है, इसको आप नीचे लिखना, 124(2) को ऊपर लिखना, तो ये क्रम बना रहेगा। ठीक है ना, ये हमसे ऊपर नीचे हो गया तो पहले नियुक्ति फिर योग्यता है। ठीक है दोस्तों, तो क्रम बना रहेगा। चलिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, कार्यकारी से मतलब क्या हुआ, और ये दोस्तों बात कही गई आर्टिकल 126 में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अब क्या होते हैं जरा देखिए, जब मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, तो जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थिति हो, तो अन्य न्यायाधीशों में से, ठीक है ना, राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक, समझ गए दोस्तों, मतलब क्या हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अगर मुख्य न्यायाधीश वहां पर नहीं है या उसका पद रिक्त है या किसी कारणवश वो अनुपस्थित है, तो जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, अन्य न्यायाधीश, उन्हीं अन्य न्यायाधीशों में से राष्ट्रपति एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की क्या नियुक्ति कर सकता है। और ये प्रावधान दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 126 में, वही ये बताया गया हुआ है। क्लियर है दोस्तों। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो, तो अन्य न्यायाधीशों में राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या नियुक्त कर सकता है। क्लियर है दोस्तों, कोई ऐसी कठिन लैंग्वेज नहीं है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में। ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 127 में। तो देखते हैं दोस्तों, इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। यानी तदर्थ न्यायाधीश होते, इनकी नियुक्ति दोस्तों मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन उससे पहले उससे किससे अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की पूर्व से। यही वर्डिंग है। इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। इनकी नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित रहने या चालू रखने के लिए, देखना दोस्तों, गढ़पूर्ति ना होने पर। और दोस्तों मैंने आपको गढ़पूर्ति हजारों बार बताया हुआ है, और ये शब्द गढ़पूर्ति या कोरम बहुत बार आया हुआ है। और आप लोग अगर कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गढ़पूर्ति बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सदन की कार्रवाई के लिए उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या को क्या गढ़पूर्ति कहते हैं। तो उस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का सत्र आयोजित होता है, ठीक है ना, तो अगर उसमें उपस्थित सदस्य कम हो, इसी को गढ़पूर्ति कहते हैं, तब न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि कुछ न्यायाधीश कम है, तो उस कंडीशन में क्या तदर्थ न्यायाधीशों की क्या नियुक्ति की जाती है, यानी सत्र को क्या आयोजित या चालू रखने के लिए। गढ़पूर्ति ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तब उस कंडीशन में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कैसे दोस्तों जरा देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में सत्र आयोजित हुआ नया, ठीक, एग्जाम्पल देखना। अब मान लेते हैं उस सत्र में 10 लोग आने दे, ठीक,
तभी वो सत्र आयोजित होगा, यानी ये उपस्थिति अनिवार्य है दोस्तों। काल्पनिक आंकड़ा है, ठीक, मान लेते हैं। हुआ क्या दोस्तों कि 8 लोग आए, ठीक है ना। 8 लोग आने से जो गढ़पूर्ति है, ठीक, वो पूरी नहीं हुई। तो फिर हम क्या करेंगे, जो अन्य न्यायाधीश हैं उन्हीं न्यायाधीशों की 2 लोग जो कम है ना, उनकी हम नियुक्ति कर देंगे। उसी को क्या बोला जाता है, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है ना। बैठक के लिए हमें 10 चाहिए और उसी बैठक को गढ़पूर्ति या कोरम कहते हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट में ये प्रावधान नहीं है, मतलब हाई कोर्ट में आप तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हो। और दोस्तों जो ये तदर्थ न्यायाधीश का जो प्रावधान है दोस्तों, ये फ्रांस से प्रेरित है और फ्रांस से ये लिया गया नियुक्ति का, ठीक। एक बार और देख लेते हैं। इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। इनकी नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट के सत्र को आयोजित रहने या चालू रखने के लिए गढ़पूर्ति ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों जो तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है ये हाई कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। क्लियर दोस्तों। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आप लोग समझ गए होंगे, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो, ठीक, तो राष्ट्रपति उन्हीं न्यायाधीशों में से एक कार्यकारी सदस्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या दोस्तों नियुक्त कर देता है। इसी को क्या बोला जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। क्लियर दोस्तों। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक। दोस्तों अब बात करते हैं न्यायाधीशों की पदावधि। पदावधि मतलब वही कार्यकाल। इतने तो समझदार हो गए दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। तो न्यायाधीशों की पदावधि, तो सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश, देखना दोस्तों ध्यान से, 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। कितनी, 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीश अपना पद धारण करते हैं। किंतु कोई न्यायाधीश कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है ना, लिखित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र, ठीक, राष्ट्रपति को दे सकता है। देखिए, किंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यानी राष्ट्रपति के पास गया, उसने कहा राष्ट्रपति जी से और अपने हस्ताक्षर किए और पकड़ाने के बाद राष्ट्रपति को क्या दोस्तों त्यागपत्र दे दिया, ठीक है ना। तो वही ये वर्डिंग लिखी हुई है। कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। जितने भी दोस्तों न्यायाधीश हैं सभी की सभी 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं, लेकिन कोई भी न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर या लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र किसे, राष्ट्रपति को कभी भी दे सकता है। यही लिखा हुआ न्यायाधीशों की पदावधि। तो न्यायाधीशों की पदावधि, सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं और जब कभी भी किसी भी न्यायाधीश को लगेगा तो वो अपने लिखित हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दोस्तों क्या दे देता है, ठीक। क्लियर, ये वर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों देखते हैं शपथ। तो शपथ अनुच्छेद 126 6 आर्टिकल में, सॉरी अनुच्छेद 124 6 दोस्तों, ठीक है ना। अनुच्छेद 124 6 में शपथ का प्रावधान है और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों किसके समक्ष शपथ लेता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष। पता होगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि जब कोई भी मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो आप लोग पेपर जरूर पढ़ते होंगे, लिख कर आता है कि राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई और आप लोगों को ये क्लियर पता होगा। तो वही 124 6 में मुख्य न्यायाधीश के शपथ का प्रावधान है और कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के समक्ष ये लोग शपथ क्या ग्रहण करते हैं या लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखिए न्यायाधीशों को हटाया जाना, यानी मुख्य न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया क्या। तो देखिए दोस्तों, किसी न्यायाधीश को उसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के, दोस्तों वर्डिंग देखिए, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक दोस्तों। सेम वही राष्ट्रपति वाली प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, बहुत अच्छे से बारीकी से देखना। मान लेते कि लोकसभा ने मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव ला दिया, ठीक, तो लोकसभा के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव क्या पास होगा पहले, लेकिन उससे पहले
जो मुख्य न्यायाधीश है उनको 14 दिन पूर्व क्या दोस्तों सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी। यानी जैसे लोकसभा ये प्रस्ताव लाएगा, ठीक, तो लोकसभा 14 उनको बता देगा कि हम 14 दिन पहले कि हम आपके खिलाफ आपको हटाने का प्रस्ताव क्या पारित कर रहे हैं। तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, लेकिन शर्त क्या होगी, न्यायाधीश को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है ना दोस्तों, 14 दिन पूर्व सूचना। अब जब न्यायाधीश को सूचना मिलेगी दोस्तों, कंडीशन सुनना, तो न्यायाधीश अपने बचाव के लिए, ठीक है ना, किसी को भेजेंगे या स्वयं आ सकते हैं। अगर इन्होंने दोस्तों आए इस लोकसभा में और इन्होंने जांच की, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए कि लोकसभा ने जो प्रस्ताव हटाने का पास किया था वो गलत है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ जो लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव जो पास हुआ है, ठीक है ना, वो सही था, तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा, कहां चला जाएगा, राज्यसभा में दोस्तों, और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या पास हो जाएगा। लेकिन अब इस प्रस्ताव को पास करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होना चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों की। तब दोस्तों ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा, और जैसे ही दोस्तों राज्यसभा में पास हो जाएगा, इसके बाद ये जाएगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसी प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, और जैसे ही हस्ताक्षर कर देंगे उसी दिन से मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से क्या हटना होगा, हटना होगा। एक बार दोस्तों और समझिए, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन होगी। देखना दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लेते कि लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया, तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्यों की सहमति होना चाहिए, और इसके बाद प्रस्ताव 2/3 बहुमत से क्या पारित होना चाहिए। लेकिन उससे पहले इनको काम क्या करना होगा, 14 दिन पहले मुख्य न्यायाधीश को सूचना देनी होगी, जैसे राष्ट्रपति में था। उस टाइम जब ये सूचना देंगे तो मुख्य न्यायाधीश अपने बचाव के लिए आ भी सकते हैं और लोकसभा में बैठ भी सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि क्या ये जो प्रस्ताव इन्होंने पास किया है ये मेरे लिए गलत है या सही है। तो अगर ये आए और प्रस्ताव अगर नहीं साबित कर पाए, ठीक, तो यही जो लोकसभा ने प्रस्ताव पास किया था ये राज्यसभा में चला जाएगा, और राज्यसभा में उस समय 50 सदस्यों की सहमति होना चाहिए। तब ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से राज्यसभा वाले क्या पास कर देंगे, और जैसे ही राज्यसभा में पास हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देंगे, और जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे उसी दिन से मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से क्या हटना होगा। प्रक्रिया दोस्तों महाभियोग जैसी है, लेकिन महाभियोग का केवल और केवल प्रावधान राष्ट्रपति पर किया गया है, अन्य किसी पर नहीं, लेकिन प्रक्रिया देखिए वही है। ठीक, तो ये चीज है। तो हटाने का प्रावधान जैसे लोकसभा वालों ने पास किया तो 100 सदस्यों की सहमति होना चाहिए, इसके बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाए। 14 दिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सूचना देनी होगी। ठीक, मुख्य न्यायाधीश अपने बचाव में स्वयं आ सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पास हो गया कि जो इन पर ये आरोप लगाया गया था ये सही है, तो यही प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा दोस्तों, और राज्यसभा के 50 सदस्यों की वहां पर सहमति होना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या पास कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति अपने क्या हस्ताक्षर कर देंगे, और जैसे ही दोस्तों राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेंगे मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटना होगा, हटना होगा। क्लियर दोस्तों, ये था आपका पदावधि 65 वर्ष की आयु तक। लेकिन कभी भी कोई भी मुख्य न्यायाधीश अपने लिखित साइन सहित राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। शपथ की दोस्तों बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा पेपरों में, ठीक, मोटी मोटी हेडिंग आती, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई। तो किसके समझ लेते हैं, तो राष्ट्रपति। हटाने की प्रक्रिया दोस्तों मैंने 3 बार आपको अच्छे से समझा दी है। ठीक, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल इसी के आगे बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहा हूं दोस्तों,
तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। और मैं माँ सरस्वती से फिर प्रार्थना करता हूँ कि आपका और आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे और आपका जीवन आनंदमय हो। तब तक के लिए धन्यवाद।